हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। देखो बच्चों, आज हम क्या डिस्कस करेंगे? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है बच्चों? विस्कोसिटी एक तरीके से एक इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स है। विस्कोसिटी बिटवीन द लेयर्स। विस्कोसिटी क्या है? एक तरीके से इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स है बिटवीन द लेयर्स, फ्लूइड के अंदर। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो इसके अंदर हमें आज बात करनी है किसकी? विस्कोसिटी। तो फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों हमने पहले भी पढ़ा था, थर्ड यूनिट के अंदर, लॉ ऑफ मोशन के अंदर। क्या पढ़ा था? जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है किसी भी वेलोसिटी से, तो इनमें क्या होगा? एक रिलेटिव फ्रिक्शनल मोशन होगा। रिलेटिव मोशन होगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इसके मोशन का क्या करेगा? अपोज करेगा आपके पास। ठीक है, तो ये क्या था? उन दो बॉडीज के कांटेक्ट के बीच में थे। तो यहाँ पे हमने क्या बात करी थी बच्चों? दो टाइप के फ्रिक्शनल की फोर्स की बात करी थी। एक स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, एक काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो एफ एस किसके बराबर था? म्यू एस इंटू एन, और ये किसके बराबर था? म्यू के इंटू एन। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स हमने पढ़ा था वेरिएबल होता है, ये फिक्स होता है। ठीक है, तो ये हम जिस तरह हमने वहां पे फ्रिक्शन की बात करी थी, इसी तरह बच्चों एक तरह से लेयर्स, ये आपके पास फ्लूइड है बच्चों, ये फ्लो कर रहा है, तो फ्लूइड्स के लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, देखो ऊपर वाली लेयर जा रही किसी भी वेलोसिटी से। ठीक है, तो क्या करेगी? ये वाली लेयर इसके ऊपर क्या लगाएगी? फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो इसको क्या लग रहा है? वो आगे जा रही, तो वो क्या करेगी? इसको आगे की डायरेक्शन में क्या करेगी? फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी। ये ऊपर वाली लेयर इसके ऊपर आगे की डायरेक्शन में क्या लगाएगी? फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे मैं कह दूं ये ए लेयर है, ये बी लेयर है। ठीक है, तो देखो ये वी वेलोसिटी से आगे जा रही है। मान लो ऊपर वाली जो सरफेस की लेयर है लिक्विड की, वो किससे जा रही है? वी वेलोसिटी से। तो ए लेयर वी वेलोसिटी से आगे जा रही, तो बी लेयर क्या करेगी? उसके ऊपर फ्रिक्शन लगाएगी। किसमें? अपोजिट डायरेक्शन में। तो ए लेयर को क्या लग रहा है कि वो आगे जा रही, तो बी को अपनी तरफ आगे खींचेगी, तो ए उसके ऊपर फ्रिक्शन लगाएगी, तो ए उसको आगे पकड़ के आगे की डायरेक्शन में खींचेगी। ठीक है, तो इस तरीके से दो लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसे बोलते हैं बच्चों विस्कोसिटी। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो? फ्रिक्शनल फोर्स अमंग द फ्रिक्शन अमंग द हॉरिजॉन्टल फ्लूइड लेयर्स। फ्रिक्शन among the horizontal fluid layers is called viscosity. ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? The friction among the horizontal fluid layers is called viscosity. इनके बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसे ही क्या कहेंगे? उस प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे? विस्कोसिटी। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो लैंग्वेज में, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड by which by virtue of which नहीं, ऐसे लिखो, by virtue of which internal frictional force comes into play, ये तुम्हारी बुक की लैंग्वेज है। when fluid in motion जब फ्लूइड किस में है? मोशन में है आपके पास। ठीक है, एंड विच अपोजिस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द two layers. This force is called viscous force, and its property is called viscosity. ये तुम्हारी बुक की लैंग्वेज है बच्चों। ठीक है, क्या कह रहा है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स कम्स इनटू प्ले। इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स कम्स इनटू प्ले व्हेन फ्लूइड इन मोशन, जब फ्लूइड किसमें होगा?
मोशन में होगा एंड इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू लेयर्स। दो लेयर्स के बीच जो रिलेटिव मोशन हो रहा है उसका क्या करता है, अपोज। दिस इज कॉल्ड विस्कस फोर्स, विस्कस ड्रैगिंग फोर्स भी कहते हैं एंड इस प्रॉपर्टी को क्या बोल देते हैं, विस्कोसिटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इस प्रॉपर्टी को बच्चों, विस्कोसिटी। तो बेसिकली क्या है, फ्रिक्शन अमंग द हॉरिजॉन्टल फ्लूइड लेयर्स। दो फ्लूइड लेयर्स के बीच में जो हॉरिजॉन्टल जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, विस्कस फोर्स। उस प्रॉपर्टी को क्या कह देते हैं, विस्कोसिटी कह देते हैं। इन शॉर्ट में मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब दोनों में से कोई लैंग्वेज यूज करो, ये तुम्हारी बुक की लैंग्वेज है, ये मैंने समझ आया। जब फ्लूइड फ्लो करता है तो देखो एक लेयर दूसरे लेयर के मोशन का अपोज करती है, ठीक है। उस सिचुएशन जो इंटरनल वो मोशन का जो अपोज हो रहा है, किस रीजन से हो रहा है, वो किस प्रॉपर्टी के कारण हो रहा है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, विस्कोसिटी। जैसे मैं ये कहूँ आपसे, एक आपने एक बर्तन में क्या लिया, ऑयल लिया, और एक बर्तन में आपने वाटर लिया, या एक बर्तन में आपने हनी ले लिया, ठीक है। तो अब एक गिलास, उतना ही अमाउंट का गिलास था, शेप साइज सब वही था। आपने क्या करा, एक गिलास पानी को फर्श पे डाला, फ्लोर पे, फिर आपने एक गिलास शहद को फ्लोर पे डाला, फिर आपने एक ऑयल को डाला। तो सबसे ज्यादा फ्लो किसका होगा, वाटर का। सबसे ज्यादा फ्लो किसका होगा, वाटर का, ठीक है। फिर किसका होगा बच्चों, ऑयल का, और हनी का सबसे कम होगा, क्योंकि फिर इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज क्या बता रही है, हनी के अंदर विस्कोसिटी क्या है, ज्यादा है। विस्कस ड्रैगिंग फोर्स क्या है, ज्यादा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, हनी के अंदर ज्यादा है, ठीक है। तो हनी की विस्कोसिटी सबसे ज्यादा, इसलिए वो कम फ्लो करेगी। वाटर सबसे ज्यादा फ्लो करेगा, ऑयल उससे थोड़ा सा कम फ्लो करेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा विस्कोसिटी किसकी होगी, हनी की होगी, ठीक है। तो जब फ्लूइड फ्लो करता है तो उनकी लेयर्स के बीच में बच्चों एक इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स आता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, विस्कोसिटी। समझ आ गया बेसिक कंसेप्ट, नोट करिए। एक वर्ड बात करते हैं बच्चों यहाँ पे, वेलोसिटी ग्रेडियंट। किसकी बात करते हैं, नोट कर लिया होगा ना सबने, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, देखो बच्चों इसको बेसिकली लिख देते हैं ऐसे, डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, ठीक है, या v इज इक्वल टू dv बाई dx। जब डेल्टा x बहुत कम हो, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, डेल्टा v बाई डेल्टा एक्स, मैथमेटिकली अभी समझाती हूँ। जब डेल्टा x बहुत ही कम हो तो इसको, इस फैक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, dv बाई dx, ठीक है। मतलब वो लेयर्स के बीच में जो आपके पास dx मतलब जो चेंज हो रहा है, जो मोशन जो चेंज हो रहा है वो बहुत कम हो, ठीक है, वो सिचुएशन की बात कर रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे बच्चों बेसिकली वेलोसिटी ग्रेडियंट का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय हाइट, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय हाइट। जैसे बच्चों हम ये सरफेस मान ले, कोई भी फिक्स सरफेस है, ये कोई भी क्या है, फिक्स्ड सरफेस, ठीक है। इस जिस सरफेस पे वाटर फ्लो कर रहा है, जैसे अर्थ एक फिक्स सरफेस हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या मानते हैं बच्चों, कोई भी फ्लूइड होगा उसकी अजम्पशन क्या है कि इस सरफेस के ऊपर वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड क्या होगी, जीरो। इस सरफेस के ऊपर, क्योंकि इसका अंदर मैक्सिमम ड्रैगिंग फोर्स होगा सरफेस और लिक्विड के बीच में, क्या होगा कि इस क्या मानते हैं कि अब अज्यूम करा बच्चों कि जो फिक्स सरफेस पे, इस सरफेस के ऊपर जो फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। क्योंकि तो फ्लूइड फ्लो करना चाहेगा तो ये उसके ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, ठीक है। इसी का थोड़ा और ऊपर गया तो फ्रिक्शन थोड़ा कम हुआ, और ऊपर गया थोड़ा फ्रिक्शन और कम हुआ, और ऊपर गया फ्रिक्शन और कम हुआ, और ऊपर गया फ्रिक्शन और कम हुआ। थोड़ा ऊपर जाते थे एक लास्ट लेयर पे गए, जहां पे यहां माना कि अपर सरफेस लेयर, ये क्या है, अपर सरफेस लेयर, ठीक है। इसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहाँ ये सरफेस से दूर होगी, तो सरफेस से दूर होगी तो सरफेस के कारण इसमें फ्रिक्शन क्या हो गया, मिनिमम। सरफेस के कारण इसमें फ्रिक्शन मिनिमम, तो इसमें वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो धीरे धीरे ऊपर बड़े वेलोसिटी क्या हो रही है, यहाँ पे चेंज हो रही है। तो देखो ये जैसे इस पे ये वेलोसिटी मान लिया 1 है, ये 2 मीटर पर सेकेंड, ये 1 मीटर पर सेकेंड, ये 3 मीटर पर सेकेंड, ये 4 मीटर पर सेकेंड, ये 5 मीटर पर सेकेंड, ये 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे जैसे सरफेस से लेयर ऊपर जाएगी, जैसे पानी फ्लो कर रहा है, एक लेयर तो नहीं है ना बच्चों, बहुत सारी लेयर्स है, ठीक है। तो जो पानी फ्लो कर रहा है तो सबसे नीचे वाली जो फिक्स सरफेस तो होगी, ऐसे मैं बता रही, ये सरफेस उसके ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शन लगाएगा, इसलिए क्या अज्यूम करते हैं कि सरफेस के ऊपर जो लेयर होगी उसकी
वेलोसिटी सबसे कम होगी, तो सरफेस से पास होगी उस पर फ्रिक्शन ज्यादा होगा। धीरे धीरे जो सरफेस से दूर जाएगी जो लेयर, उसके ऊपर फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम। तो जो सबसे ऊपर वाले सरफेस पे, जो ऊपर होगी अपर सरफेस पे जो लेयर होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, और मान ले बस जरूरी नहीं बच्चों कांस्टेंट से चेंज हो रही है, मैंने मान लिया कि जो चेंज हो रहा है ना ये एक कांस्टेंट चेंज हो रहा है, जैसे 1 से 2, 2 से 2, 2 से 3, बाकी जरूरी नहीं हमेशा कांस्टेंट चेंज हो। मैंने मान लिया कि चेंज कैसा हो रहा है बच्चों, कांस्टेंट चेंज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप कोई भी दो लेयर ले लो, उनकी जैसे मैं ये कह दूं यहाँ से ये दो लेयर्स के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, ये 6 - 5 क्या मिलेगा, 1। वेलोसिटी ग्रेडियंट v इज इक्वल्स टू 6 - 5 डिवाइडेड बाई 1। अब यहाँ से आप लोग इनका डिफरेंस भी ले सकते हो, हाइट का डिफरेंस, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक ही कह दूं मैं, आपके पास 5 है, यहाँ से यहाँ तक की मैं कह दूं बच्चों, या मान लो आपके पास अपर और लोअर की ले लो आप लोग, छोटो सर की कोई भी दो लेयर ले लो, जैसे अपर सरफेस की 6 है और लोअर की कितनी है, 1 है। ठीक है, और ये हाइट मान लिया बच्चों आपके पास 4 है, तो 4 डिवाइड बाई 4, तो 5/4, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कितनी आ जाएगी, 5/4। वेलोसिटी ग्रेडियंट का फार्मूला बच्चों चेंज इन हाइट, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई हाइट, क्या कहलाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगर ये चेंज यूनिफॉर्म हो रहा है तो इसको dv/ds, बहुत कम चेंजेस हो रहा है तो ये बाकी ज्यादा चेंज हो रहा है तो ΔV/ΔX से लिखते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है वेलोसिटी ग्रेडियंट के लिए, नोट करिए इस पॉइंट को। अब बात करते हैं बच्चों, एक बात बताओ छोटी सी, क्या वेलोसिटी ग्रेडियंट के बगैर विस्कोसिटी फोर्स एग्जिस्ट कर सकता है? क्या विदाउट वेलोसिटी ग्रेडियंट विस्कस फोर्स एग्जिस्ट कर सकता है? देखो मेरी बात समझो, मैंने क्वेश्चन लिखा इज विदाउट वेलोसिटी ग्रेडियंट विस्कस फोर्स एग्जिस्ट। देखो बच्चों एक छोटी सी बात और कहूंगी, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाता है क्योंकि मेरे शॉर्ट लेक्चर में टॉपिक कंप्लीट नहीं होता, और जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं होता तो कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं होता, इसलिए लेक्चर आपका मिनिमम 1 आवर का बन ही जाता है। इस बात को ये ना सोचे कि लेक्चर मैम ने बहुत बड़ा बना लिया, ना देखे इसको, प्लीज लेक्चर को एक ही बार में अच्छे से देखा करो, अदरवाइज कंसेप्ट क्लियर कभी नहीं होंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि इज विदाउट वेलोसिटी ग्रेडियंट विस्कस फोर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो देखो बच्चों विस्कस फोर्स का मतलब क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब बच्चों यहां से वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर 0 है, मतलब रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू लेयर 0 है। अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 है मतलब dv/dx 0 है, तो मतलब वेलोसिटी बिटवीन द टू लेयर्स 0 है, तो dv क्या हो गया 0 और dx भी क्या हो गया आपका 0। अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 है तो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू लेयर्स 0 है। अगर आप बताओ तो रिलेटिव मोशन ही नहीं है दो लेयर्स के बीच में, तो विस्कस ड्रैगिंग फोर्स कहां से आएगा, विस्कोसिटी कहां से आएगी? अरे वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 मतलब dv 0, dv मतलब क्या, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लेयर्स। dv क्या है, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लेयर, कोई भी फर्स्ट लास्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी है, dv क्या है, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लेयर्स। तो जब वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 है बच्चों, तो आपके पास रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू लेयर्स 0, इट मींस नीचे लिख दो यहाँ पे, इट मींस रिलेटिव मोशन between two layers 0, जब रिलेटिव मोशन 0 है तो विस्कस ड्रैगिंग फोर्स क्या हो गया बच्चों, 0। विस्कोसिटी क्या होगी 0, भाई कोई फ्रिक्शन ही नहीं है उनके बीच में, इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी भी क्या होगी आपकी 0। तो मतलब जब भी विस्कोसिटी होगा तो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा। आप लिखिए विदाउट वेलोसिटी ग्रेडियंट विस्कोसिटी नेवर एग्जिस्ट, लिख लीजिए विदाउट वेलोसिटी ग्रेडियंट, विदाउट, ये नोट कर लो, मैं लिख देती हूँ बोर्ड पे, पर आप इस चीज को नोट कर लीजिए। ठीक है, तो लिख लीजिए, हटा दिए, विदाउट वेलोसिटी ग्रेडियंट, विदाउट वेलोसिटी ग्रेडियंट विस्कस फोर्स विस्कोसिटी नेवर एग्जिस्ट। ठीक है, तो आपके पास विदाउट ग्रेडियंट वेलोसिटी ग्रेडियंट के बगैर विस्कस फोर्स आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, विस्कोसिटी आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझ आया? तो वेलोसिटी
वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा तो वहां पे विस्कस फोर्स होगा। ठीक है, नोट करिए इस पॉइंट को। क्लियर हो गया? अब देखो बच्चों यहां से, अब देखो बच्चों हमने वहां पे भी पढ़ा, मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स, समझ आया? तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, हमने जो पहले पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि फ्रिक्शनल फोर्स एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करता और एरिया ऑफ कांटेक्ट पे भी डिपेंड नहीं करता। जैसे मैंने कहा ये एक ब्लॉक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो टाइप के फ्रिक्शन की बात करी थी, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और एक बात करी थी हमने काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन में भी क्या कहते थे बच्चों, Fs इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, और इसमें भी क्या कहते थे, म्यू एस इंटू एन, और Fk इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। तो यहाँ पे देखो, अगर तुम कोई ब्लॉक है उसको ऐसे रखो, कोई ब्लॉक है तुम उसको ऐसे रखो, तो उसके एरिया ऑफ सरफेस पे डिपेंड नहीं करता। तो मैंने बताया था वहां पे कि आपके पास इन फ्रिक्शनल फोर्स does not depend on the area of contact between two surfaces, ठीक है। ये आपने थर्ड यूनिट में पढ़ा था कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है, इन पे यहाँ पे इंटरलॉकिंग क्या है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये ब्लॉक, यही सेम ब्लॉक, इस ब्लॉक को तुम ऐसे रखो, तुम इस ब्लॉक को ऐसे रखो, इस बात से एरिया ऑफ कांटेक्ट आपका डिपेंड नहीं करता। मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा बच्चों देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन और एक आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है बच्चों, वेरिएबल, और काइनेटिक फ्रिक्शन आपका चेंज होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, इसको सॉरी, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स या वेरिएबल फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है, वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात सुनिए, आपके पास यहाँ पे इन फॉर्मूले में कहीं पे वेलोसिटी आ रही है नहीं ना, तो आपके पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है एक पर्टिकुलर बॉडी की वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करता, लेकिन डिपेंड करता है रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी कितनी वेलोसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है एरिया ऑफ कांटेक्ट पे और रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे भी सॉरी बेटा, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपका एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। मैं क्या कह रही हूँ, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। आल्सो जो फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पे कहीं वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन म्यू के और म्यू एस पे डिपेंड करता है। म्यू के क्या बताता है, नेचर मीडियम का फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है आपके पास। म्यू के क्या बताता है, तो डिपेंड ऑन द टू सरफेस कांटेक्ट। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डिपेंड करता है बिटवीन द टू सरफेसेस कांटेक्ट के ऊपर, दो सरफेसेस की इंटरलॉकिंग कितनी है इस बात पे डिपेंड करता है, ना कि आपके पास एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये हमने उसमें पढ़ा था बच्चों थर्ड यूनिट के अंदर। ठीक है, अब हमें बात करें फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टू लेयर्स। हम फ्लूइड के अंदर फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, अब हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं बच्चों, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या है बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स। तो आपके पास ये एक सरफेस मान लिया फिक्स, ये आपके पास फिक्स सरफेस था। फिक्स सरफेस के ऊपर क्या मानते हैं, अज्यूम क्या करते हैं कि जो वेलोसिटी होगी लेयर की वो क्या होगी आपकी, जीरो होगी एट द फिक्स्ड सरफेस। ठीक है, तो मान लिया बच्चों कि कोई भी पर्टिकुलर कोई भी लेयर आप इसमें से क्या कर लो, कंसीडर कर लो। ये कोई एक लेयर मान लो, ये वाली, मानिए ये वाली लेयर भी वेलोसिटी से आगे जा रही है। ठीक है, यहाँ से आगे की डिस्टेंस एक्स है। ठीक है, ये इससे ऊपर वाली लेयर मान लो, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v प्लस में डेल्टा v। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, x बढ़ेगी डेल्टा x, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, x प्लस में डेल्टा x। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट बस करने का तरीका और कुछ नहीं, बाकी बेसिक तो बता ही चुके। क्या था आपके पास, चेंज इन वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v माइनस का v डिवाइड बाई हाइट टोटल कितनी हो जाएगी, x प्लस डेल्टा x माइनस x, v से v कैंसिल, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना आ गया बच्चों, डेल्टा v बाई डेल्टा x। ठीक है, तो वो कहता है कि लेयर्स के बीच में जो विस्कस ड्रैगिंग फोर्स
है ना, फोर्स, विस्कस ड्रैगिंग जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों किसके, वेलोसिटी ग्रेडियंट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया बिटवीन द टू लेयर्स, इस पे डिपेंड करता है, एरिया पे भी ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ द लेयर विच इज इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो आप लिख सकते हो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो जो विस्कस फोर्स है वो आ जाएगा माइनस नीटा ए डीवी बाई डी एक्स। नीटा क्या बच्चों, ये यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो नीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ पे नीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ए बी द एरिया ऑफ द लेयर विच इज कॉन्टैक्ट। जैसे मैंने कहा ये एक लेयर है, इसका एरिया ए है, ठीक है, तो ये इस लेयर के कॉन्टैक्ट में ये वाली लेयर है, ए बी द एरिया ऑफ द लेयर विच इज इन कॉन्टैक्ट विद इट। ठीक है, ए क्या है बच्चों, एरिया ऑफ द लेयर, ठीक है, और डीवी बाई डी एक्स क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। इतनी बात समझ आ गई सबको। तो क्या कहता है कि विस्कस ड्रैगिंग जो फोर्स है बच्चों, विस्कस ड्रैगिंग जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द लेयर विच इज इन कॉन्टैक्ट एंड डीवी बाई डी एक्स। एरिया ऑफ द लेयर इन कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ द लेयर इन कॉन्टैक्ट एंड डीवी बाई डी एक्स वेलोसिटी ग्रेडियंट। मैंने कहा भी बताया, अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं होगा तो विस्कस फोर्स नहीं होगा। तो विस्कस फोर्स और एरिया ऑफ द लेयर पे डिपेंड करेगा विस्कस फोर्स। ठीक है, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो नीटा आया। नीटा क्या बताता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, नीटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द फ्लूइड, नेचर ऑफ द फ्लूइड। जैसे मैंने कहा वाटर और हनी की बात करें तो वाटर का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, और हनी का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, ज्यादा है। हनी का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा, ज्यादा। जैसे मैं कहूं वाटर के लिए लेस होगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और हनी के लिए, ये किसके लिए है, वाटर के लिए, और हनी के लिए क्या होगा, मोर। हनी, हनी मतलब शहद बच्चों, ठीक है, या कोई ऑयल ले लो आप लोग, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सबसे ज्यादा किसका होगा, वाटर का, फिर ऑयल का, फिर हनी का। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द फ्लूइड। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जो विस्कस फोर्स है बच्चों वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, किससे, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फ्लूइड। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट विस्कस फोर्स, viscous force act opposite to the act opposite to the direction of fluid। ठीक है, जिधर फ्लूइड का मोशन होगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसके लिए क्या है, ये नेगेटिव। एफ क्या है, विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स क्या कहता है कि जो विस्कस फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस फैक्टर। तो विस्कस फोर्स बच्चों देखो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे भी डिपेंड करता है बिटवीन टू लेयर्स, और रिलेटिव मोशन या वेलोसिटी ग्रेडियंट पे भी डिपेंड करता है बिटवीन टू लेयर्स। जबकि आपने जब पीछे पढ़ा था सरफेस ऑफ कांटेक्ट के लिए, तो उस केस में आपके पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है एरिया ऑफ कांटेक्ट और मोशन पे डिपेंड नहीं करता, एरिया ऑफ कांटेक्ट और मोशन पे डिपेंड नहीं करता। जैसे एक बॉक्स है 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ये दूसरा बॉक्स है 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ठीक है, सेम ब्लॉक है, मान ले सेम शेप सेम साइज के हैं, तो एक ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, एक ब्लॉक 3 मीटर पर सेकंड से फ्लो कर रहा है, तो दोनों ही केस में फ्रिक्शन क्या रहेगा, सेम, फ्रिक्शन फोर्स क्या रहेगा, सेम, अगर ब्लॉक सेम है तो, ठीक है। वो क्योंकि इंटरलॉकिंग पे डिपेंड करता है, उनके इंटरमोलिकुलर लॉकिंग पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन फोर्स, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे और मोशन पे डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। कहीं पे भी फार्मूले में जब हमने लिखा Fs = μs × k, μs × n नॉर्मल रिएक्शन, तो कहीं पे भी फार्मूले वेलोसिटी नहीं आई यहाँ पे, ठीक है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है बच्चों, जब हमने 3rd यूनिट में पढ़ा था सरफेस के लिए, कोई ब्लॉक और सरफेस के बीच में, तो वो डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर, मोशन पे डिपेंड नहीं करता और एरिया ऑफ कांटेक्ट पे। लेकिन
आपके पास फ्लूइड के अंदर जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द फ्लूइड लेयर्स डिपेंड करता है किस पे, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू लेयर्स एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट या रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू लेयर्स। रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू लेयर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, नोट करिए बच्चों। अब इसकी यूनिट देख लेते हैं जल्दी से। लिख लोगे, हटा दो। अब यूनिट देख लो एक बार। तो ये आ गया आपके पास नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एफ क्या आया, नीटा ए डीवी बाई डी एक्स। नेगेटिव साइन नहीं लगा रही कुछ, मैं बता चुकी हूँ, आए तो उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो अगर नीटा की यूनिट निकालो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट, यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या बताता है बच्चों कि फ्लूइड के अंदर उसकी प्रॉपर्टी बताता है, फ्लूइड के अंदर कि उसका लुब्रिकेंट कितना होगा, आपके पास कितना विस्कस ड्रैगिंग फोर्स लगेगा, ये कौन बताएगा आपको, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो नीटा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों एफ बाई ए डी एक्स बाई डी। ठीक है, तो नीटा फोर्स की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर, डीएक्स के लिए मीटर, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड। तो सेकंड ऊपर चला जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये आया न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसको बच्चों पोइज भी बोल देते हैं एसआई और सीजीएस सिस्टम के अंदर। अगर इसकी बात करें तो ये यूनिट आ गई इसके एसआई सिस्टम के अंदर, ये किसमें है, एसआई सिस्टम में। बाकी इसके बच्चों सीजीएस वाली ज्यादा फेमस है। ठीक है, इसमें लिखोगे डाइन, आपको पता है कि 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है, 10⁵ डाइन के। ठीक है, पढ़ा था फर्स्ट यूनिट के अंदर, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सीजीएस यूनिट होगी, ये कौन सी यूनिट होगी, इसकी सीजीएस यूनिट। नोट करिए एक बार जल्दी से। नोट कर लिया, हटा दो यहां से। तो ये आ जाए बच्चों, इसको पोइज भी बोलते हैं, वन पोइज। ठीक है, इसकी जो नाम क्या है, पोइज। अब ये भी कह सकते हैं कि जो वन पोइज है 10⁻⁻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 ⁻
या उल्टा कह दो, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है 10 पास्कल। ठीक है, देखो हमें एक सिस्टम में रखना होता है यूनिट को, सीजीएस है, एसआई, तो ये सीजीएस है और ये आपकी एसआई है। इसी को तो 1 पोइस कहा ना आपने, पोइस नाम क्या है इसका, पोइस साइंटिस्ट के नाम से रखा पोइस। तो आपके पास अब अगर मान लो आप सीजीएस में यूनिट एसआई में बनानी है तो इस पर -1 से सीधा मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, और आपके पास इसमें है तो उल्टा, वो कैसे भी करो, देखो उल्टा एक ही तो मतलब इस 10 को इधर ले आओ। ठीक है, नोट करिए। डायमेंशन फॉर्मूला पता ही है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, ml -1 t -1, काफी इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन फॉर्मूला निकालना आता है सबको, फर्स्ट यूनिट में सीखा था सबने। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। कर लिया, जल्दी नोट करो, लिख लिया बच्चों। आगे देखिए, विस्कोस फैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द विस्कोसिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। ठीक है, देखो याद रखना बच्चों, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बच्चों किसके, टेम्परेचर की। लिक्विड की विस्कोसिटी जो होगी आपके पास, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। विस्कोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी लिक्विड के अंदर। ठीक है, लेकिन गैसेस के अंदर क्या होता है बच्चों, विस्कोसिटी होता, विस्कोसिटी ऑफ द गैसेस, ऑफ द गैसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। देखो विस्कोसिटी बिटवीन द गैसेस जो होता है डिफ्यूजन के कारण होता है,
और डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के आपके, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ द गैसेज टू द डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन लेयर टू अनदर। विस्कोसिटी ऑफ द गैसेज किसके कारण होती है, डिफ्यूजन ऑफ द गैसेज मूविंग फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर। तो विस्कोसिटी ऑफ द गैसेज जो होती है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैं यहां से कह सकती हूँ गैसेज के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ द टेम्परेचर के, ठीक है। क्योंकि विस्कोसिटी ऑफ द गैसेज डायरेक्ट ध्यान रखना बच्चों, ये इसको यहाँ पे क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो विस्कोसिटी ऑफ द गैसेज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नोट करिए। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये नोट कर लिया। तो विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड जो बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रेशर के, एक्सेप्ट वाटर। वाटर का बिहेवियर बच्चों 4 डिग्री सेल्सियस तक अबनॉर्मल होता है, सिर्फ वाटर के केस को छोड़ के। जो भी लिक्विड है उनकी विस्कोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रेशर के, ठीक है। इन केस ऑफ वाटर विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। क्योंकि अबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर तो 500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ऐसा होता है कि वाटर के केस में, इन केस ऑफ वाटर viscosity decreases with the pressure, ठीक है। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो विस्कोसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगी आपके पास, डिक्रीज हो जाएगी आपका, ठीक है। ये एबनॉर्मल बिहेवियर जो भी होता है वाटर का उसके कारण आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, सही सारे रीजन होते हैं। तो आप डायरेक्ट याद रखना यहाँ पे कि जो विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रेशर के, ठीक है। और विस्कोसिटी या बाकी आगे थोड़ा आएगा तो मैं और डिटेल में समझा दूंगी, अभी फिलहाल ध्यान रखो, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ द गैसेज जो है इंडिपेंडेंट होती है प्रेशर पे, विस्कोसिटी ऑफ द गैसेज इंडिपेंडेंट ऑन द प्रेशर, विस्कोसिटी ऑफ द गैसेज इंडिपेंडेंट ऑन द प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर और टेम्परेचर के कारण विस्कोसिटी कैसे वैरी कर रही है उसके बारे में हमने बात कर ली, नोट करिए। एक बात करते हैं बच्चों पॉइसोली फॉर्मूला, हालांकि मैंने इसको फर्स्ट यूनिट में आपको ड्राइव भी करवा दिया था, एक बार फिर भी रिवीजन करवा देती हूँ, एक बार नोट करिए। कर लो बच्चों, नोट हो गया, कर लिया नोट। देखिए बच्चों पॉइसोली फॉर्मूला क्या था आपके पास, पॉइसोली फॉर्मूला आपने देखो ये था वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड, वॉल्यूम वी क्या बच्चों यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड। ये फॉर्मूला क्या देता है कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड कितना होगा आपके पास, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड कितना होगा आपके पास। तो ये इतना होता है बच्चों π/8 PR⁴ नीटा इंटू L। इसको सॉल्व करने का बच्चों एक ही तरीका था, बताया था। उसने कहा कि जो लिक्विड फ्लो कर रहा है पर सेकेंड किस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी विस्कोसिटी के, उस लिक्विड की विस्कोसिटी के, रेडियस के, जो भी आपके पास जिस वॉल्यूम में वो फ्लो कर रहा है स्फेरिकल फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी उसके रेडियस के और प्रेशर ग्रेडियंट के, इसके क्या होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड थ्रू द हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब। तो क्या निकाला हमने, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग आउट थ्रू द कैपिलरी ऑफ रेडियस r, प्रेशर p, दिस। तो इसको निकालने का बच्चों एक ही तरीका, सिंपल सी बात है, डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। तो वॉल्यूम फ्लो होगा पर सेकंड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के। ये नीटा क्या बता रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, r रेडियस ऑफ द ट्यूब जो भी जिसमें फ्लो कर रहा है आपका, p/L क्या बता रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट। p क्या, प्रेशर, डिस्टेंस से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे प्रेशर ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे, जैसे वेलोसिटी थी dv/dx, तो x से डिवाइड कर दिया तो उसको क्या बोला, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। कि डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज हो रही है, डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है उसे बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। प्रेशर डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज हो रहा है उसे बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। तो k नीटा की पावर a r की पावर b p/L इंटू में c, ठीक है। अब यहाँ पर वॉल्यूम पर ये हमने निकाल लिया, अब हमें क्या निकाला, डायमेंशन फॉर्मूले। ये मैं सब सिखा चुकी थी इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा थोड़ा वीडियो शॉर्ट करने के लिए। तो वॉल्यूम बाय टाइम,
आपने पता वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला L3/T, प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का लिखेंगे लेंथ का ही तो ये आ जाएगा प्रेशर ग्रेडियंट का, ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स ml/T माइनस ml/T-2, एरिया के लिए L स्क्वायर, सोल्व करके ये आ जाएगा, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ये होता है, अभी बताया था, ठीक है। इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, निट्टा की, आर की, P/L की, ये निट्टा, ये P/L निट्टा, रेडियस आर के लिए तो L होगा, और Q क्या है, वॉल्यूम फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब पर सेकंड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब पर सेकंड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब पर सेकंड, ये सब याद रख देंगे। ABC के कोएफिशिएंट की वैल्यू बच्चों यहाँ से निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से वॉल्यूम फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब पर सेकंड। इस फॉर्मूले को पॉइसुली ने दिया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉइसुली फॉर्मूला। नोट करिए, फिर इस पे बेस दो न्यूमेरिकल निकालते हैं, जल्दी नोट कर लो बच्चों। ये सिंपल सा है, तो आपने उसमें भी पढ़ा हुआ था डायमेंशन एनालिसिस में कि वॉल्यूम फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब, किसी ट्यूब में से कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो होगा पर सेकंड, किसी पर्टिकुलर ट्यूब में से 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो होगा, उसको हम इस तरह से डायमेंशन एनालिसिस के कांसेप्ट से इस डेरिवेशन को समझो कि जो वॉल्यूम लिक्विड जो फ्लो करेगा उसकी विस्कोसिटी क्या है, वो जिस ट्यूब में से फ्लो कर रहा है उस ट्यूब की रेडियस क्या है, किस प्रेशर पे वो फ्लो करेगा, इन सब फैक्टर पर भी बच्चों डिपेंड करेगा। तो हमने डायमेंशन एनालिसिस का कांसेप्ट लगा के इसको क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। नोट करो, फिर न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। कर लिया, देखिए बच्चों क्वेश्चन आपके पास, द वेलोसिटी ऑफ वाटर रिवर एट 180 किलोमीटर पर आवर, कितना दे दिया 180 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड मिला है बच्चों 5/18, तो ये आपके पास 18 है बच्चों, इसमें 18, तो आपके पास 18 से 18 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। नियर द सरफेस के नियर यहाँ पे है, ठीक है। इफ द रिवर डीप, रिवर कितनी, ये बच्चों मान लिया सबसे लोअर वाली फिक्स्ड सरफेस, ये कितनी डीप है रिवर, 5 मीटर। फाइंड द सीरिंग स्ट्रेस बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ द वाटर, नीटा इज इक्वल टू दिस, नीटा की वैल्यू कितनी दे रहा है, 10⁻² पोइस, ठीक है। मैंने बताया था कि 1 पोइस कितने के बराबर होता है, 10⁻1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। एसआई में आ जाएगी ना, पोइस किसकी यूनिट थी, सीजीएस की यूनिट थी, एसआई से सीजी में बनाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्या पूछा, सीरिंग स्ट्रेस फोर्स का फॉर्मूला क्या था बच्चों, नीटा A dV/dx, यही था ना, माइनस साइन अपोजिट विस्कस ड्रैगिंग फोर्स को बताता है, ठीक है। F/A सीरिंग स्ट्रेस मतलब बच्चों फोर्स पर यूनिट एरिया, नीटा dV/dx, नीटा तो पता है, dV कैसे निकालेंगे, यहाँ से अपर लेयर की वेलोसिटी मान लिया 5 है, तो लोअर की फिक्स सरफेस पे क्या मानते हैं बच्चों, 0, तो dV की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5 - 0, ठीक है। और dx कितना हो जाएगा, ये तो 5 है ही, ये कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ से लिख लो एट सीरिंग स्ट्रेस 5/A, नीटा की वैल्यू 10⁻³ × 1, तो सीरिंग स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, सीरिंग स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नोट करिए, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर इस पे बेस, ऐसे समझ आया, सिंपल सा क्वेश्चन था, सीरिंग स्ट्रेस पूछी थी, सब कुछ आपको गिवन था, अपर लेयर की वेलोसिटी दे रखी थी, लोअर लेयर की क्या मानते सबसे की 0, तो dV मिल गया, ये विड्थ 5 मीटर दे रखी है, हाइट टोटल इनके बीच की डिस्टेंस, तो आपके पास नीटा भी दे रखा है, सब हमने सोल्व कर लिया। नोट करिए, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं बच्चों, कर लिया 1 2 3, जल्दी नोट करो, कर लो जल्दी से। देखिए बच्चों, आपकी एक प्रॉब्लम है, ये एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल है आपका, क्या कह रहा है, मेटल प्लेट ऑफ एरिया, एक मेटल प्लेट है ये वाली, जिसका एरिया ये दे रखा है आपको, ठीक है। और ये टेबल है बच्चों, कोई भी टेबल है ये, और टेबल और मेटल प्लेट, ये जो भी मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट, इसके बीच में लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। और जो ये मेटल प्लेट है बच्चों, यहाँ से ये स्ट्रिंग के कारण यहाँ पे v वेलोसिटी से आगे मूव कर रही है, और ये मेटल प्लेट किसी स्ट्रिंग के थ्रू इस मास से लटकी हुई है, ये मेटल प्लेट जो है स्ट्रिंग के थ्रू इस मास से क्या हुई है, लटकी हुई है, ठीक है। और जो लिक्विड है उसकी थिकनेस ये है, तो पूछ रहा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्वेश्चन समझिए,
कोई भी प्लेट है, देखो ऊपर ये टेबल समझो, नीचे एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक प्लेट है, ठीक है, प्लेट और उसके बीच में लिक्विड बराबर, ठीक है, और इस प्लेट को कनेक्ट कर रखा है किसी मास से m से नीचे, किसी वाई एनी स्ट्रिंग, तो पूछ रहा है तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बताइए। देखो वेलोसिटी, स्ट्रिंग किसी मास से लटका रखी है प्लेट, तो स्ट्रिंग में टेंशन के कारण नीचे जाएगी, प्लेट लिक्विड, देखो बिल्कुल फ्रिक्शन लेस ही हो गया ना, विस्कस फोर्स होगा, वैसे कांटेक्ट सरफेस है तो कोई कांटेक्ट नहीं है लिक्विड का इसके साथ, तो क्या होगा, देखो जरा अज्यूम करो, तो एक प्लेट है, नीचे लिक्विड है, फिर टेबल है, तो प्लेट को किसी चीज से कनेक्ट करोगे तो थोड़े से मास के कारण नीचे मूव करेगी, तो कह रहा है कि जो प्लेट है इतनी वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है, तो देखो प्लेट मूव किसके कारण करेगी, इस टेंशन के कारण, स्ट्रिंग में टेंशन होगी उसके कारण प्लेट क्या करेगी, मूव करेगी, तो आपके पास क्या कह सकते हो, T बराबर mg, टेंशन का फॉर्मूला किसके बराबर होगा, इसकी एबीडी लगाओगे आप लोग, तो T बराबर mg, देखो यहाँ पे टेंशन ये mg, और इस T टेंशन के कारण ये नीचे आ रहा है ब्लॉक, तो यहाँ से T बराबर mg, T की वैल्यू 0.01, mg की वैल्यू बच्चों 9.8 लिख लोगे, g की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 9.8, तो ये वैल्यू आ जाएगी 9.8 10⁻² न्यूटन, अरे कर लोगे सर। अब पूछा उसने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पूछा है, तो F क्या होता है, नीटा A dV/dx, तो नीटा किसके बराबर हो जाएगा, F/A, इधर लिख दूं F/A dx/dv बराबर नीटा, तो नीटा क्या लिख दिया, F/A dx/dv, ठीक है, तो F किसके बराबर होगा, ये जो फोर्स होगा ये यहाँ पे इस पॉइंट पे इस टेंशन T बराबर होगा F के, ठीक है, विस्कस ड्रैगिंग फोर्स उतना ही तो ड्रैगिंग फोर्स लेगा जितना टेंशन से आगे बढ़ेगी, जिस टेंशन से आगे बढ़ेगी उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, विस्कस ड्रैगिंग फोर्स, ठीक है, तो F बराबर, F तो पता है, एरिया भी दे रखा है उसने प्लेट का, जो प्लेट है ऊपर वाली लेयर में उसका एरिया भी दे रखा है, अब देखो ये प्लेट मूव करेगी ऊपर, तो इसकी जो अपर लेयर है वो भी इतनी वेलोसिटी से आगे जाएगी, जो प्लेट अपर लेयर है वो भी कितनी वेलोसिटी से आगे जाएगी, v वेलोसिटी 0.085 मीटर पर सेकंड, और सरफेस के साथ जो लेयर है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, हमेशा जीरो, फिक्स जो सरफेस है, फिक्स सरफेस के साथ लेयर की वेलोसिटी क्या मानते हैं, जीरो, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, 0.3 mm, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या बन जाएगा, dv/dx, तो dv भी दे रखा है, dv तो ये आ गया हमारे पास, dv कितना आ गया 0.0 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो dv की वैल्यू ये आ जाएगी यहाँ से, और dx ये आ गया, तो यहाँ से क्या कर दो बच्चों, पुट कर दो, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, नीटा F की वैल्यू आ गई 9.8 10⁻², dx की वैल्यू 0.3 10⁻³ एरिया ये दे रखा है 0.10 और dx आपके पास dv 0.085, तो आप यहाँ से क्या निकालोगे बच्चों, नीटा निकल जाएगा आपके पास, और इस नीटा की वैल्यू आएगी 3.45 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्केयर, नोट कर लीजिए, ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यही पूछा था क्वेश्चन में, ये प्लेट है, प्लेट और ये टेबल है, टेबल और प्लेट के बीच में लिक्विड भरा हुआ है, ये किसी मास स्ट्रिंग पे लटका हुआ है, तो हमने सीधा क्या कंसेप्ट लगा लिया, भाई ये मूव करेगी इस वेलोसिटी, तो किसके कारण मूव करेगी, टेंशन के कारण मूव करेगी, वेलोसिटी कहां से आएगी, इसमें इस टेंशन के कारण आएगी, तो मैंने यहाँ से विस्कस फोर्स निकाल लिया, जितनी वेलोसिटी जितना टेंशन होगा उतना विस्कस ड्रैगिंग फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, और एरिया ये बाकी सब वैल्यू गिवन थे, नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कर लो जल्दी से नोट बच्चों, कर लिया, समझ आ गया, हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये आपके पास कोई प्लेट है, ठीक है, ये लिक्विड पे इतनी स्पीड से चल रही है, ये प्लेट का एरिया है, ठीक है, लिक्विड पे देखो ये प्लेट मेटल प्लेट है, जो भी है आपके पास मेटल प्लेट कह दो, मेटल प्लेट वुडन प्लेट जो भी कह दो, मेटल प्लेट वुडन प्लेट कह दो, ठीक है, वो इतनी स्पीड से चल रही है, ये आपके पास एरिया दे रखा है उसका, ठीक है, और वो कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इतनी है, तो पूछ रहा है फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द प्लेट इन यूनिफॉर्म मोशन, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द प्लेट इन यूनिफॉर्म मोशन, देखो क्या मानते हैं, ये इतनी डेप्थ है, जो रिवर है वो इतनी गहराई में, इतनी विड्थ है उसकी, तो फिक्स सरफेस पे वेलोसिटी क्या मानते हैं, जीरो, ठीक है, अब एक छोटी सी बात यहाँ समझना, जब आपके पास देखो यहाँ पे जब ये मेटल प्लेट या वुडन प्लेट जो भी फ्लो करे, एक सॉलिड है एक लिक्विड है,
सॉलिड प्लस लिक्विड की जब कंडीशन हो तो दो केस की बात करते हैं बच्चों, कि सरफेस के साथ कांटेक्ट हो, कि जो सॉलिड है उसका कांटेक्ट सरफेस के साथ हो। ये भी हो सकता है बच्चों जो सॉलिड है, ये जो प्लेट थी वो लिक्विड के अंदर हो, डूब रहो, सबमर्ज हो रही हो, सॉलिड इमर्ज्ड इन द लिक्विड। ठीक है, तो ये केस जो बात करते हैं सॉलिड इमर्ज्ड इन द लिक्विड, ये हम स्टोक्स लॉ में बात करेंगे, स्टोक्स लॉ, ये अगले वीडियो लेक्चर में आएगा आपका। अभी ये जो क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में क्या बात कर रहे हैं कि सरफेस के साथ कांटेक्ट है, कि जो प्लेट है वो सरफेस के ऊपर मूव कर रही है। जैसे मैं कहूँ आपके पास बोट जो है लिक्विड के सरफेस के ऊपर मूव कर रही है, लाइक दैट सिचुएशन। समझ आ रही है कि ये प्लेट लिक्विड के सरफेस के ऊपर मूव कर रही है, ठीक है, अंदर नहीं है उसके। तो आपके पास फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा कि यूनिफॉर्म मोशन से मूव करें। देखो ये आगे जाएगी तो ऑब्वियस बात है लिक्विड फ्रिक्शन विस्कस ड्रैगिंग फोर्स लगेगा उसके ऊपर की डायरेक्शन में। जब ये प्लेट आगे जाएगी तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, इस पे विस्कस ड्रैगिंग फोर्स लगेगा। तो वो आपने अभी निकाला था F = नीटा A dV/dx। नीटा की वैल्यू मुझे 10⁻², पोइज दे रखी है, पोइज सीजीएस सिस्टम है, एसआई में बनाते हैं तो 10⁻, बताया था कि 1 पोइज कितने के बराबर होता है, 10⁻1 न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर के। ये एसआई सिस्टम की यूनिट थी। 10⁻3 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा 10⁻3 एरिया प्लेट का 4 dV/dx। ठीक है, dV वेलोसिटी देखो कितनी बन जाएगी, 4 - 0, dV की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 और dx कितना आपका 1, तो 4/1, तो ये आ जाएगा 16 × 10⁻3 न्यूटन। इतना फोर्स क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा इसको यूनिफॉर्म मोशन में चलने के लिए। ये पूछा था, फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द प्लेट इन यूनिफॉर्म मोशन। नोट करिए बच्चों। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर आज के वीडियो लेक्चर का। समझ आया? इस केस के बाद बच्चों स्टोक्स लॉ में बात करेंगे, जब बॉडी डूब जाती है लिक्विड के अंदर। ठीक है, अभी जो मैंने केस समझाया वो इस केस के बारे में बात करिए, जो लिक्विड के साथ कॉन्टेक्ट में। नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। एक 3 कैपिलरी ट्यूब दे रखी है, यू आर गिवन 3 कैपिलरी ट्यूब एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 कैपिलरी ट्यूब, मैंने लिखा नहीं बच्चों, कैपिलरी ट्यूब कनेक्टेड इन सीरीज। देखो बच्चों सीरीज में कनेक्टेड हो रही है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होगा, सेम होगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होगा, या वॉल्यूम ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्या रहेगा, सेम रहेगा आपके पास। ठीक है, इन सीरीज Q = V/T क्या रहेगा आपका, सेम। वॉल्यूम ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे आप कहते हो सीरीज में रेजिस्टेंस करंट सेम है, लाइक दैट सिचुएशन। समझ आ रहा है? तो कह रहा है कि प्रेशर डिफरेंस, ये लेंथ इस कैपिलरी ट्यूब की लेंथ L है, इसकी लेंथ 2L है, इसकी L/2 है, इसके रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R/2 है, इसके रेडियस R/3 है। ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, पूछ रहा है प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट कैपिलरी ट्यूब इज P1। फर्स्ट कैपिलरी ट्यूब के अक्रॉस प्रेशर क्या है, P1 है। ठीक है, देन फाइंड द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द सेकंड एंड थर्ड कैपिलरी ट्यूब। प्रेशर डिफरेंस निकालना है अक्रॉस द सेकंड एंड द थर्ड कैपिलरी ट्यूब के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस कैसे निकालें। तो देखिए सीरीज में है तो रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर सेकंड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हमने पढ़ा था Q की वैल्यू क्या थी बच्चों, P π/8 पाइसुली लॉ के अकॉर्डिंग, P r⁴ नीटा L, यही पढ़ा था। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए देखो आप Q इसके मालिक Q1 कह दूं, मैं इसको Q2 कह दूं, इसको Q2 कह दूं, मतलब रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लूइड फ्लोइंग क्या होगा, Q1 बराबर होगा Q2 के बराबर होगा Q3 के। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, π/8, पहले का प्रेशर क्या है P1। ठीक है, रेडियस क्या होगी यहाँ से R। ठीक है, और r⁴ नीटा, L की वैल्यू कितनी है बच्चों, L ही है इस केस में, बराबर। सेकेंड केस के लिए बात करते हैं, π/8 P, प्रेशर मान ले P2 हो गया इस केस में, प्रेशर कितना हो गया P2, रेडियस कितना है R/2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई नीटा L। नीटा L की लेंथ कितनी बच्चों 2L है, बराबर π/8 P3, रेडियस कितनी है R/3 की पावर 4 डिवाइड बाई लेंथ कितनी है L/2, नीटा इंटू L/2। ठीक है, ये सब रख लिया। π/8 से π/8 थ्रू आउट कैंसिल, तो क्या मिला आपके पास यहाँ से P1
r की पावर 4 नीटा l बराबर P2, या r की पावर 4 और 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 इंटू नीटा l बराबर ये P3 r की पावर 4 और 3 की पावर 4 81 हो जाएगा ना। अरे 3 9 9 30 27 81 यही होगा ना, ठीक है। इंटू 8 नीटा l/2 ऊपर चला जाएगा इसमें, ये l/2 था ना, कुछ नहीं करा मैंने ये एक सीरीज की कंडीशन के अकॉर्डिंग ऐसा कर सकते थे। मेरे पास एक फॉर्मूला था, तो r1 फर्स्ट के लिए केस में रेडियस r है, लेंथ l है। सेकंड केस के लिए रेडियस लेंथ 2l है, रेडियस r/2 है। थर्ड केस के लिए लेंथ l/2 है, रेडियस r/3। वो सब मैंने पुट कर दिया जैसे उसने कहा। प्रेशर मैंने इसके लिए P1 मान लिया, इसके लिए प्रेशर P1, इसके लिए प्रेशर P2, इसके लिए प्रेशर मैंने क्या मान लिया P3, ठीक है। अब देखो बच्चों r की पावर 4 से r की पावर 4 कैंसिल हो गया, नीटा l से नीटा l कैंसिल हो गया, तो क्या मिला मेरे पास P1 बराबर P2/32, ठीक है, बराबर P3 कितना आ जाएगा 648, कितना आ जाएगा ये 648 तो कैसे आएगा ये 8 तो कैंसिल हो गया ना बच्चों पाई/8 से, हाँ ध्यान नहीं रखना, ये 281 आएगा भैया, ठीक है। 8 तो कैंसिल हो गया था ना पाई/8 तो भाई। अब इनको सॉल्व कर लो बच्चों। अगर मैं इन दोनों को बराबर रखूं तो P2 कितने के बराबर हो गया 32 इंटू P1 के, ठीक है। अगर मैं इसको रखूं P1 को तो 2P3/81, ठीक है। तो P3 किसके बराबर हो जाएगा 81/2 इंटू P1, तो आ जाएगा 40.5 P1, तो P3 P1 P2 निकल जाएगा। मुझे कुछ क्वेश्चन हो सकता है रेशियो पूछ ले, दो कोई चीज देके, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे इस पे बेस। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे स्टोक्स लॉ के बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए।